Hello students, myself Bafna ma'am. Today we will start with a critical evaluation. Critical evaluation. Last class we had dealt about the comparative cost advantage of David Ricardo, that assumption and explanation of Ricardian theory. So today we will be taking critical evaluation and theory of factor endowment. Okay. So now we will start with the critical evaluation. See, until the First World War, Ricardo principle of comparative advantage has been very basis of international trade. तो ये कंपेरेटिव एडवांटेजेस ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल था और इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा बेसिक प्रिंसिपल था. बट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्रिटिक्स हैव बीन एबल ओनली टू मॉडिफाई इट एंड एम्पलीफाई इट. आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, इस प्रिंसिपल को मॉडिफाई किया गया और एम्पलीफाई भी किया गया. So the Ricardian theory is not free from defects and has been severely criticized by Olin and Frank as discussed below. तो यहाँ पे ये जो थियोरी है उसका भी डिफेक्ट्स उन्होंने सिवियरली क्रिटिसाइज किया है और इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट से फ्री नहीं है. तो अभी फर्स्ट देखते हैं two model unrealistic. The Ricardian model is related to trade between two countries and two commodities. यहाँ पे 2x2 मॉडल अनरियलिस्टिक बोला है. यहाँ पे तो दो कंट्रीज और दो कमोडिटीज के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में बोला है. सो दिस इज अनरियलिस्टिक assumption as international trade is carried between many countries which trade is multiple countries. तो इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ दो कमोडिटी और दो कंट्रीज के बीच में नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल कमोडिटीज और बहुत सारी कंट्रीज के बीच में होता है. तो ये अनरियलिस्टिक है. सो देर इज नो फ्री ट्रेड. So this a serious weakness of the doctrine is that it is based on the assumption of the perfect and free world trade. तो यहाँ पे अजम्पशन है परफेक्ट एंड फ्री वर्ल्ड ट्रेड होना चाहिए करके. बट इन रियलिटी में देर इज नो फ्री ट्रेड होता ही नहीं है, क्योंकि कंट्री अप्लाइज रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स टू एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो एवरी कंट्री रेस्ट्रिक्शन डालती है फ्री मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. क्योंकि रेस्ट्रिक्शन क्यों डालती है? तारीफ्स एंड मेनी अदर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस अफेक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो तारीफ रहता है, जो एंट्री टैक्स रहता है, जो टैक्स रहता है, ये रेस्ट्रिक्शन से जो दूसरी कंट्री डालती है, तो उससे क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अफेक्ट होता है. तो रेस्ट्रिक्शन से फर्दर द कमोडिटीज आर नॉट होमोजीनियस. कमोडिटीज क्या है? होमोजीनियस नहीं है, बट आर डिफरेंशिएटेड. दे आर डिफरेंशिएटेड ऑल्सो. बाय नेग्लेक्टिंग ऑल दिस एस्पेक्ट्स, रिकार्डियो थ्योरी इज फार बीइंग रियलिस्टिक, इज फार फ्रॉम बीइंग रियलिस्टिक. तो ये रियलिस्टिक नहीं है, फ्री ट्रेड नहीं हो सकता है. तो इन्होंने नेग्लेक्ट किया, नॉन लेबर कॉस्ट को नेग्लेक्ट किया है. तो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी इज दैट इट इज बेस्ड ऑन लेबर थियरी ऑफ वैल्यू. तो ये बेस किसके ऊपर है? लेबर थियरी ऑफ वैल्यू के ऊपर ही बेस्ड है ये. Okay, so that is in production cost, the only component that it includes in calculation is the labor cost and neglects non-labor cost. तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए उन्होंने क्या कैलकुलेट किया? सिर्फ लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट किया, और जो नॉन लेबर कॉस्ट है वो इन्वॉल्व होता है उसको नेग्लेक्ट ही कर लिया है. तो ये अनरियलिस्टिक है, बिकॉज इट इज मनी कॉस्ट एंड नॉट लेबर कॉस्ट दैट आर द बेसिस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ द गुड्स. तो ये मनी कॉस्ट भी आता है, सिर्फ लेबर कॉस्ट नहीं मनी कॉस्ट होता है. तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ये सही नहीं है. फोर्थ पॉइंट ये है हेट्रोजीनियस लेबर. द लेबर कॉस्ट थियरी इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ होमोजीनियस लेबर है. तो ये ना लेबर कॉस्ट है, इनका अजम्पशन है होमोजीनियस के ऊपर. बट दिस कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं है, बिकॉज लेबर इज हेट्रोजीनियस. इट इज डिफरेंट इन काइंड, ग्रेड, स्पेशलाइजेशन. लेबर हेट्रोजीनियस होने के कारण उनका जो काइंड है अलग है, ग्रेड अलग है, स्पेशलाइजेशन उनका अलग है. तो हेट्रोजीनियस लेबर उन्होंने नेग्लेक्ट किया है. तो सिमिलैरिटी इन टेस्ट इन टू कंट्रीज. तो अजम्पशन ऑफ सिमिलर टेस्ट इज फार फ्रॉम रियलिटी, बिकॉज टेस्ट डिफर विद डिफरेंसेस इन इनकम एंड इन ए कंट्री. तो जहाँ पे सिमिलर टेस्ट है, उन्होंने सिमिलैरिटी इन टेस्ट इन टू कंट्रीज में सिमिलैरिटी टेस्ट बताया है, जबकि डिफरेंसेस है इनकम में डिफरेंसेस है, टेस्ट में डिफरेंसेस है. तो मोर ओवर दे ऑल्सो चेंज विद द ग्रोथ इन इकोनॉमी. मोर ओवर क्या होता है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है तो कंट्री की टेस्ट भी बढ़ती है, डेवलपमेंट भी बढ़ता है. तो ट्रेडिंग रिलेशन इन अदर कंट्रीज विल ऑल्सो चेंज.
सो नेक्स्ट पॉइंट है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उन्होंने क्या कहा है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रिकार्डियन थियरी इग्नोर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इग्नोर किया है, क्योंकि दिस इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट plays a significant role in determining the pattern of world trade। जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो मेन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक सबसे बड़ा पैटर्न है। तो सिमिलर टू द इकोनॉमिक्स ऑफ द सेल इट इज एन इंडिपेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मस्ट एंड नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में एक्चुअली वाइप आउट ऑल द कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज the country will enjoy and there may be no gains from the international trade। अगर high transportation cost actually wipe out all the comparative cost advantage the country will enjoy। जो high transportation cost है तो वो जो एडवांटेज लेता है, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में एक्चुअली वाइप आउट So the high transportation cost will actually wipe out all the comparative cost advantage and the country will enjoy and there will be no gains from the international trade। But यहाँ पे जो high transportation cost हो गया तो international trade में gains नहीं होगा वहाँ पे। तो next point है यहाँ पे full employment in the economic। The most unrealistic assumption underlying all classical theories and Ricardo's theory of comparative advantages is the existence of full employment in the economy। जो ये अनरियलिस्टिक है, उनकी कंपेरेटिव एडवांटेज रिकार्डो की थियरी क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में। तो ये असम्पशन ये unrealistic है। Keynes falsifies the assumptions of full employment and proved that there is underemployment and unemployment existing in the economy rather than full employment। उनके हिसाब से क्या है कि एक assumption है full employment, बट उन्होंने प्रूव करके बताया कि जहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट होता है इकोनॉमी रादर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी नहीं होती है वहाँ पे करके। Self-interest as a hindrance। The theory does not hold well if a country having a comparative disadvantage does not wish to import a commodity from other country due to strategic, military और development consideration। तो एक सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है कि भाई कमोडिटी को इम्पोर्ट करना है कि नहीं करना है। अगर वेरी ऑफन इफ इट इज़ सेल्फ इंटरेस्ट दैट स्टैंड्स इन द ऑपरेशन, सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है तो सबसे बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई इम्पोर्ट करना है कि नहीं करना है। तो अगर सेल्फ इंटरेस्ट में आता है तो कंपेरेटिव cost advantage theory does not hold good। तो नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल नो हाउ टू रिमेन द सेम। द थियरी नेग्लेक्ट्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये थियरी नेग्लेक्ट करती है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड में। सो ए सीरियस सेटबैक है बिकॉज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हेल्प इन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज होती है तो उसमें इंक्रीज होता है सप्लाई ऑफ गुड्स में। जैसे बड़ी बड़ी मशीनरियाँ है तो उसमें लेबर ना होके मशीनरी काम करती है तो उधर सप्लाई ऑफ गुड्स ज़्यादा होता है, तो इंक्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स ज़्यादा होता है फॉर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में। फर्दर द इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस द कॉस्ट। तो जहाँ पे मशीनरियाँ काम करती है तो उसका कॉस्ट ऑफ रिडक्शन भी बहुत कम होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड हैज़ गेन्ड मच फ्रॉम इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड ट्रेड में गेन्स किस प्रकार से हुआ है, नए नए इनोवेशंस हुआ है, रिसर्चेस हुआ है, डेवलपमेंट्स हुआ है, तो वर्ल्ड ट्रेड उसमें गेन हुआ है। तो टेक्निकल नो हाउ टू रिमेन द सेम। तो थियरी इसने नेग्लेक्ट किया है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। द थियरी नेग्लेक्ट्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। एंड 10th है इनकम्प्लीट थियरी। इन्होंने कहा है कि ये रिकार्डियन थियरी इज नॉट ए कॉम्प्रहेंसिव वन। इन फैक्ट देर इज ओनली वन साइडेड एक्सप्लेनेशन बिकॉज इट कंसिडर्ड ओनली द वन सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि ये ओनली वन साइडेड ऑफ एक्सप्लेनेशन है एंड कंप्लीटली इग्नोर्स द डिमांड साइड। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया है कि भाई सप्लाई का बोला है तो डिमांड किधर है। जहाँ पे डिमांड रहेगी तो ज़्यादा सप्लाई हो सकता है, डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई करने का सवाल ही नहीं उठता है। इट अज्यूम डिमांड एज एन गिवन फैक्टर। डिमांड सबसे बड़ा मेन फैक्टर होना चाहिए। सिर्फ सप्लाई ही करते रहेंगे और कोई डिमांड ही नहीं करेगा तो फिर वो सप्लाई किया हुआ होगा क्या। तो नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन।
The theory of comparative cost is based on assumption that the labor is used in the same fixed proportion in the production of all the commodities. यहाँ पे लेबर को यूज किया है, फिक्स किया है कि सिर्फ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज किया है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज में फिक्स्ड प्रोपोर्शन का लेबर है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन का लेबर है. So this is unrealistic. So the labor is used in varying proportion in the production of commodities. तो labor varying production में यूज हुआ है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज में. अगर कुछ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज है तो वेरिंग प्रोपोर्शंस होता है लेबर्स का. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज लाइक प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल यूज लेस लेबर. जो टेक्सटाइल्स में है, जो कपड़े का बिजनेस करते हैं, उसमें लेबर कम रहता है पर यूनिट ऑफ कैपिटल. तो वहाँ पे उन्होंने वो नेग्लेक्ट किया और फिक्स्ड प्रोपोर्शन का लेबर हर कमोडिटीज में एक ही प्रकार का लेबर फिक्स प्रोपोर्शन में डाला है. सो दिस इज अनरियलिस्टिक. तो नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट कॉस्ट. तो यहाँ पे कांस्टेंट कॉस्ट का ही इस सब्जेक्ट बताया है. तो अनदर अजम्पशन ऑफ दिस थियरी इज दैट एन इंक्रीज ऑफ आउटपुट ड्यू टू इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कॉस्ट. जहाँ पे इंक्रीज होता है आउटपुट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन से तो कांस्टेंट कॉस्ट रहता है. तो इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट. देयर इज ए इंक्रीज इन आउटपुट. हाउएवर दिस इज अनकरेक्ट बिकॉज देर आर नाइदर इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिमिनिशिंग कॉस्ट. यहाँ पे ये बताते हैं ना तो इंक्रीजिंग कॉस्ट है और ना डिमिनिशिंग कॉस्ट है. और एग्जाम्पल बताते हुए कहा है कि अगर कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ ए कंट्री विल इंक्रीज व्हेन इट अंडरटेक्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन. एडवांटेज ऑफ ए कंट्री विल इंक्रीज. एडवांटेज ऑफ कंट्री कब इंक्रीज होता है? जब when it undertakes large scale प्रोडक्शन लार्ज स्केल में लेते हैं एंड सच reduces इट कॉस्ट. अगर वो कॉस्ट रिड्यूस करता है तब वो एडवांटेज होता है. ऑन अदर हैंड इफ इंक्रीज प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर इंक्रीज प्रोडक्शन है तो रिजल्ट उसका इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. द कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होता है? विल रिड्यूस और इवन इट में डिसअपियर. तो रिड्यूस भी होता है और डिसअपियर भी हो जाता है वहां पे. तो नेक्स्ट है फैक्टर इमोबिलिटी इवन internationally. The Ricardo assumes that a factor of production are perfectly mobile internally and lack complete mobility internationally. So Ricardo assumes that the factor of production are perfectly mobile internally and lack complete mobility internationally. तो यहाँ पे जो factors of production है, factors यानी capital और labor, जो परफेक्टली मोबाइल है इंटरनली, यानी आना जाना लेबरों का अच्छा से हो सकता है एंड लैक कम्प्लीटली मोबिलिटी इंटरनेशनली. तो दिस इज अनरियलिस्टिक बिकॉज इवन विद इन ए कंट्री फैक्टर्स लैक मोबिलिटी. यहाँ पे ये अनरियलिस्टिक बताते हैं क्योंकि कंट्री में भी फैक्टर्स लैक करते हैं मोबिलिटी. आना जाना लेबरों का बहुत कम होता है. दे डू नॉट मूव फ्रीली फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर. सो लेबर मूव नहीं होते हैं एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक का. इंटरनेशनली तो जाने तो नेशनली भी लेबर मूव नहीं करते हैं. तो इट इज सीन दैट द ग्रेटर द स्पेशलाइजेशन इन एन इंडस्ट्री, अगर ग्रेटर स्पेशलाइजेशन हुआ इंडस्ट्री में, लेसर द मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर. तो लेसर मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर देखा गया, यानी लेबरों का आना जाना बहुत लेस देखा गया है. तो विथ इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर द कॉस्ट इज अफेक्टेड. जहाँ पे फैक्टर इमोबिलिटी है द कॉस्ट अफेक्ट होता ही है. एंड ऑल्सो द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो ये पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो अफेक्टेड. तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इम्पॉसिबल है यहाँ पे. द थियरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट कंप्लीट डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इज इम्पॉसिबल. यहाँ पे ये बताते हैं रिकार्डियन थियरी इज criticized on the ground that complete division of labor, आप complete division of labor और specialization कहते हैं, that is impossible. We illustrate this point by considering two countries of different sizes. अभी ये एक illustration है, दो कंट्री है लेकिन different sizes के, small size and other large size. एक small country है और एक large country है. तो यहाँ पे एक example है बांग्लादेश एंड इंडिया. Bangladesh is small size country. Suppose it possesses a comparative advantage in jute, and India large size country in cotton.
Bangladesh will devote its resources to the production of jute, but due to its limited resources, it may not be able to produce jute enough to meet its own and India's requirement. बांग्लादेश के पास जूट तो है, प्रोडक्शन खुद के लिए काफ़ी है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है खुद के लिए काफ़ी ना होके दूसरे इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट तो इट कैनॉट मीट इट आउट. मतलब रिक्वायरमेंट अभी इंडिया को जूट की है तो बांग्लादेश में नॉट सप्लाई. बांग्लादेश में एक्सपोर्ट सम जूट टू इंडिया टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट्स ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया. बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है जूट को, तो इंपोर्ट भी करेगा कॉटन को, तो थोड़ा बहुत जूट इंपोर्ट भी कर जूट एक्सपोर्ट भी कर लेगा, क्योंकि इंपोर्ट कॉटन के लिए उसको पे नहीं करना पड़ेगा. बट हाउ ओवर इट फेल्स टू मीट द कंप्लीट डिमांड ऑफ जूट फॉर इंडिया. तो कंप्लीट डिमांड कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि वो स्मॉल साइज है उसका. तो इट मीन्स इंडिया विल हैव टू प्रोड्यूस बोथ कॉटन एज वेल एज जूट. तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, बोथ कॉटन और जूट दोनों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया बीइंग ए लार्ज साइज कंट्री एंड कैनॉट स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन अलोन. तो अभी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो इट कैनॉट स्पेशलाइज ओनली कॉटन. बांग्लादेश कैनॉट मीट इंडियाज रिक्वायरमेंट ऑफ जूट इन फुल, एंड इफ इंडिया स्पेशलाइज इन कॉटन अलोन, बांग्लादेश कैन नॉट बाई इंडियाज एंटायर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. Okay, so thus a large size country cannot specialize in that commodity alone in which it possesses a comparative advantage. Example, India in cotton. So it will have to produce both the commodities because the small size country, due to its limited resources, cannot meet the requirement of a large size country in full. Okay, the complete specialization is impossible. So the theory of comparative cost is cumbersome, unrealistic and give rise to many wrong and dangerous conclusion. यहाँ पे unrealistic कहा गया और dangerous भी कहा गया है, क्योंकि ये wrong conclusion देता है. So it seems better to follow the example of Swedish economics professor Ohlin and base our theory at the outset of the modern conception of the value. सो यहाँ पे एक नेक्स्ट थियरी है, उनका एक्सटेंशन हुआ है. तो नेक्स्ट थियरी ये भी है, थियरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट, हैक्शर ओलिन थियरी. यहाँ पे हैक्शर ओलिन थियरी ये फैक्टर ऑफ एंडोमेंट के बारे में बोला है. फैक्टर ऑफ एंडोमेंट मीन्स व्हेन एनी कंट्री एक्सचेंज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्राइज टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट, then it is called a factor endowment theory. यानी एक्सचेंज होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और डिक्रीज होता है कंपेरेटिव कॉस्ट, तो उसको फैक्टर एंडोमेंट थियरी बोलते हैं. नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन पार्ट. यहाँ पे ये क्या कहा है, द प्रेजेंट डे इकोनॉमिक्स हैव रिजेक्टेड द क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी, मेनली ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट लेबर कॉस्ट थियरी ऑफ वैल्यू. जो लास्ट की जो थियरी थी वो लेबर कॉस्ट थियरी की थी. सो दिस इकोनॉमिक्स हैव टर्न टू Berlin-Ohlin theory of international trade. According to this economics, Ohlin theory has more direct, more rational and more realistic explanation. तो ओलिन की थियरी क्या है, मोर रियलिस्टिक है, ये माना है उन्होंने. द थियरी इज नेम्ड एज द मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सी द थियरी इज नेम sorry I'm really very sorry. The theory is named as a modern theory of international trade. तो ओलिन स्वीडिश इकोनॉमिक्स है. इन हिज फेमस बुक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड उन्होंने क्रिटिसाइज किया क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉर्मुलेटेड जनरल इक्विलिब्रियम और फैक्टर एंडोमेंट और फैक्टर प्रोडक्शन थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सो ही हैज successfully extended the theory applicable to single market to deal with the trade between different region within a country or between different countries. So this theory is also referred to as a modern theory of international trade or Ohlin theory. So यहाँ पे ये बताते हैं, is there a need for separate theory of international trade? तो Ohlin was of the view that there was no need for developing a special theory of international trade. According to the Ohlin, international trade is a special case of interlocal or interregional trade. Again here Ohlin points out
Olin pointed out that this principle. So here Olin pointed out that this principle of comparative advantages underline not only international trade but also internal or inter-regional trade. सो ये कंपैरेटिव एडवांटेजेस इंटरनेशनल ट्रेड का प्रिंसिपल नहीं है, बट इंटर रीजनल ट्रेड यानी डोमेस्टिक ट्रेड में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है. एंड सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है, बेसिस ऑफ ऑल द ट्रेड इज दिस प्रिंसिपल. सो डिफरेंट रीजन ऑफ द सेम कंट्री टेंड टू प्रोड्यूस दोज कमोडिटीज इन विच दे पोजेसेस कंपैरेटिव एडवांटेजेस. तो डिफरेंट कंट्रीज है, जो डिफरेंट रीजन्स है, जो प्रोड्यूस करते हैं कमोडिटीज़ को, जो उनका कंपैरेटिव एडवांटेज है वो पोजेस करते हैं. तो इन शॉर्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस अप्लाई नॉट ओनली टू इंटरनेशनल ट्रेड बट ऑल्सो टू इंटर रीजनल ट्रेड ऑल्सो. So in fact even to individual specialization also. Okay, ये सिर्फ अप्लाई इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर नहीं करता है बट इंटर रीजनल ट्रेड के ऊपर भी अप्लाई करता है. तो अभी ये थियरी स्टेटमेंट क्या कहती है देखते हैं अभी ये. तो व्हाट डज इट स्टेट अबाउट दिस थियरी स्टेटमेंट? What does it state? The HO theory states that the main determinant of the pattern of production, specialization and trade among region is the relative availability of factor endowment and factor price. तो यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन है, स्पेशलाइजेशन है एंड ट्रेड अमॉन्ग द रीजन्स इज द रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट. क्या अवेलेबिलिटी है? फैक्टर एंडोमेंट एंड फैक्टर प्राइस. मैंने पहले भी बोला फैक्टर एंडोमेंट का मतलब क्या है. exchange the factor of production. When any country exchange the factor of production and tries to decrease the level of comparative cost, then it is called factor endowment. यानी the pattern of production, specialization and trade among the regions, जो ट्रेडिंग करते हैं रीजन्स में, अमॉन्ग द रीजन्स, इज द रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट. क्या अवेलेबिलिटी है? फैक्टर एंडोमेंट एंड फैक्टर प्राइजेस. ओके, the regions or countries have different factor endowment and factor prices. That is, some countries have more capital and other have more labor. यानी एक कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा है और एक कंट्री के पास लेबर ज़्यादा है. So according to this theory, countries that are rich in capital will एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव. यानी जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो क्या एक्सपोर्ट करेगी? कैपिटल इंटेंसिव. अभी अमेरिका के पास क्या है? टेक्नोलॉजिकल पावर है, तो वो क्या एक्सपोर्ट करेगी? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है. एंड कंट्री जिसके पास लेबर ज़्यादा है, लेबर रिच है, विल एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स. जो लेबर तैयार करता है उस गुड्स को वो एक्सपोर्ट करेगी. तो हैंस द मेन कॉस्ट ऑफ ट्रेड बिटवीन द रीजन इज द डिफरेंसेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज. तो ट्रेडिंग द मेन कॉस्ट ऑफ ट्रेड बिटवीन द रीजन्स. यानी अभी एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि डिफरेंस इन प्राइजेस है, कमोडिटीज़ के डिफरेंट प्राइजेस है एंड डिफरेंस इज ड्यू टू रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट. और डिफरेंसेस क्यों है? इस कारण कि फैक्टर एंडोमेंट है और फैक्टर प्राइजेस है. प्राइस और फैक्टर एंडोमेंट मैटर करता है. देयर इज अ डिफरेंसेस. सो Oholin, the immediate reason for international trade is that some goods can be bought more cheaply from other region, which requires factor of production which are more abundant in that country. तभी एक कंट्री दूसरे कंट्री से गुड्स क्यों ला सकते हैं? क्योंकि अबेंडेंट में है और वो रिलेटिवली चीप है, तो उसके हिसाब से वो इंपोर्ट कर सकते हैं. तो इफ़ द सेम प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, अगर वही सेम प्रोडक्ट अगर अपन खुद अपने रीजन में या डोमेस्टिक में प्रोड्यूस कर सकते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी हायर. जो दूसरे कंट्री से वो चीप पड़ रहा है, वो जो गुड्स यहाँ पे अगर डोमेस्टिक कंट्री में अगर वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होगा? प्रोडक्शन उसका हाई होगा, सिंपली बिकॉज रिलेटिव फैक्टर स्केयरसिटी है यहाँ पे. यानी फैक्टर जो है बहुत स्केयर में है, लीडिंग टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसका हायर हो जाएगा. तो अभी अजम्पशन क्या है इस थियोरी के ऊपर अपन देखते हैं. तो Olin built up a theory of international trade on the basis of the following simplified assumption. It is a 2 into 2 model. 2 into 2 model यानी 2 commodity, 2 country and 2 factor of production, that is labor and capital. उसका assumption वो है. The factor of production are perfectly mobile within the region but immobile between the two countries. तो अब ये factor of production are perfectly mobile, यानी जो factor है labor और capital है वो परफेक्टली मोबाइल है. यानी लेबर है और कैपिटल एक ही कैपिटल होता है, तो वो
मोबाइल है यानी मूवमेंट उसका अच्छा है, बट इमोबाइल बिटवीन द टू कंट्रीज, द टू कंट्रीज में लेबर और कैपिटल वो इमोबाइल है, मूवमेंट उसका नहीं हो सकता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो थर्ड पॉइंट ये बताते हैं यहाँ पे, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स बिटवीन द टू रीजन। तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स बिटवीन द टू रीजन्स, एंड देर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शंस है। तो ईच रीजन possesses ए paper currency system which is insulated from external financial influences। तो ईच रीजन पोसेसेस ए पेपर करेंसी, तो सबकी पेपर करेंसी है वो एक्सटर्नल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस को बढ़ावा देती है। तो द टू कंट्रीज इन द थियरी साइटेड, वन इज लेबर इंटेंसिव कंट्री एंड अदर इज कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। तो जो दो कंट्री है वो थियरी है इसमें है, वन लेबर इंटेंसिव कंट्री यानी जो लेबर है इंटेंसिव कंट्री है, और एक कैपिटल इंसेंटिव कंट्री है जो सिर्फ लेबर है और अब ये कंट्री में सिर्फ कैपिटल है। The goods transportation alone are to be considered. Export will then exactly balance with import. The good transportation alone should be considered, and export will then exactly balance with import. Export जो है वो balance हो जाएगा import के साथ. There are no qualitative differences in the factor of production in two regions. So the quality differences नहीं होना चाहिए factor of production in two regions में. Resources are fully employed. तो ये एजम्पशन है कि यहाँ पे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है। सो देर इज ए परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन कमोडिटी एंड इन फैक्टर मार्केट। सो यहाँ पे एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, कमोडिटी में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ऑन फैक्टर एंड इन फैक्टर मार्केट्स। द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड देयर डिमांड पैटर्न्स आर आइडेंटिकल इन बोथ नेशन। उनका ये भी कहना है कि कंज्यूमर का टेस्ट है, टेस्ट जो है प्रेफरेंसेस है, एंड देयर डिमांड पैटर्न जो उनका डिमांड है पैटर्न का, आर आइडेंटिकल इन बोथ नेशन में उनका आइडेंटिकल है। टेक्निकल नॉलेज रिमेन्स द सेम, देर इज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन इनकम्प्लीट है, नाइदर कंट्री स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी। तो neither country specializes in the production of one commodity. तो the production of each commodity and each region is subject to the constant return of skill. The production of each commodity and each region is the subject to the constant return of skill. तो each commodity और each region is subject कांस्टेंट रिटर्न स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। द प्रोडक्शन फंक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज बट आर द सेम फॉर ईच कमोडिटी इन बोथ कंट्रीज। तो यहाँ पे ये बताते हैं द प्रोडक्शन फंक्शन आर डिफरेंट, प्रोडक्शन फंक्शन तो डिफरेंट है, डिफरेंट कमोडिटीज है, बट आर सेम फॉर ईच कमोडिटी इन बोथ कंट्रीज। It implies that the two commodities have different production. दो commodity है पर different production है, production function different है. One is labor intensive and other commodity is capital intensive. So but the technique used to produce the two goods is same in two countries. जो technique है जो production का है two goods है तो same ही है but two countries है. Factor intensity and non reversible. तो ये एजम्पशन है इस थियोरी का। तो अभी एक्सप्लेनेशन ऑफ द थियोरी ये कहते हैं कि ओलिन पॉइंट्स आउट द सिमिलैरिटी बिटवीन इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन इज पार्टली ड्यू टू डिफरेंसेस इन पर्सनल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। तब इंडिविजुअल जो स्पेशलाइजेशन करता है जो प्रोडक्शन में, तो उसका पर्सनल एबिलिटी है, उसका पर्सनल खुद एप्टीट्यूड है। तो इंडिविजुअल टेंड टू स्पेशलाइज इन डिफरेंट लाइन्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड। खुद के एप्टीट्यूड जो खुद की इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करते हैं। एंड इन द सेम मैनर डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन वेरी फ्रॉम ईच अदर विथ रिगार्ड टू देयर एंडोमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स। तो सम आर एंडोड with plenty of fertile land, others have rich mines and forests. It would be advantage of each geographical region if its specialization in the production of those goods for which its factor equipment was most suited. So each region's specialization in the production of those commodities for which it was best suited in the terms of natural resources. अभी जिसके पास natural resources है उसका production ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट कर सकते हैं। and factor equipment then exchanges these commodities for other goods for which other region were better suited.
सो यहाँ पे ओलिन ये बताते हैं, सो पॉइंट आउट करते हैं जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस है, जिस कंट्री के पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कंट्री वो उस गुड्स को प्रोड्यूस करके दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकती है, और जो दूसरे कंट्री के पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो इंपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आउट करते हैं। तो नेक्स्ट में ओलिन ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि दैट variation productive factor is cause of inter-regional trade and specialization in individual ability and aptitudes। तो जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स है उसका कॉज क्या है? इंटर रीजनल ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स। तो द वेरिएशन इन प्रोडक्टिव फैक्टर कॉज डिफरेंसेस इन प्राइस एंड डिफरेंसेस इन कंट्रीज। तो वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस इन प्राइस एंड डिफरेंसेस इन कंट्रीज, एंड दीज प्राइजेस आर कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो डिफरेंसेस पाया गया है वो कॉज है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड इज ए प्राइस फिनोमिना। तो यहाँ पे प्राइस फिनोमिना है इंटर रीजनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। वाई डू रिलेटिवली कमोडिटी प्राइजेस डिफर इन डिफरेंट कंट्रीज? तो कारण क्या है उसका? द आंसर इज डिफरेंसेस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइस डिपेंड अपॉन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑफ टू रीजन। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई है कमोडिटी की इन टू डिफरेंट रीजन में, तो वहाँ पे डिफरेंसेस पाया गया है। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन सर्टन कंडीशंस। तो जो डिमांड है गुड्स का, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो डिपेंड्स अपॉन सर्टन कंडीशंस के ऊपर उसका डिमांड होता है। इफ़ दे आर सेम इन बोथ द रीजन ओनली देन रिलेटिव प्राइजेस ऑफ ऑल द गुड्स विल बी सेम इन द टू रीजन। अगर वो बोथ इफ दे आर सेम इन बोथ द रीजन only the relative prices of all the goods will be same in the two region. For example, consumers income influencing demand for goods to be identical in two region. Again the productive factors available in two region are in the same proportions. Okay, so that is, if the relative scarcity of the factors of production is the same, then the relative factors prices and commodity prices will be same. Okay, here the neat and clean clarity information is been given. So this condition is difficult to fulfill in actual practice. Thus there are differences in relative factors supplied and their demands. As a result, there will be a variation in the factor price, which will ultimately result in differences in commodity price. So Ohlin main conclusion is as follows: the immediate cause of international trade is differences. You can see differences in relative commodity prices in two geographical region or countries. So international trade, the main cause of international trade is differences in commodity price and two geographical region or countries. So differences in the relative commodity prices are due to, अभी commodity prices में differences क्यों है? Due to relative scarcity of productive factors in two regions or two countries. Okay, two regions or two countries. Sorry, okay, here. So differences in relative commodity prices are due to relative scarcity of production factor in two region or countries. Commodities which use large quantity of scarce factors are imported. अभी जो कमोडिटी स्केर्स में है वो इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, एज देयर प्राइजेस आर हाई, एंड बिकॉज जो प्रोड्यूस करेंगे उनका प्राइस तो हाई जाएगा ही जाएगा, एंड कमोडिटीज यूजिंग अबेंडेंट फैक्टर्स आर एक्सपोर्टेड। तो कमोडिटीज जो है अबेंडेंट में है वो एक्सपोर्ट करेंगे एज देयर प्राइजेस आर लो, जो प्राइस लो है वहाँ पे। तो HO थियरी इज एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ टू डेफिनेशन: factor abundance or scarcity in terms of price criteria, factor abundance or scarcity in terms of physical criteria. Okay, तो according to Ohlin theory, country A यानी ब्रिटेन is capital rich. If the price of capital
to price of labor is less than price of capital to price of labor, which is in the case of country B, India, that in country, if the capital is relatively cheap in country A, then the country is abundant in capital, and if labor is relatively cheap in country B, the country is abundant in labor. Okay, so thus a country will produce and export the capital intensive good and import labor intensive good. On other hand, country B will produce and export labor intensive good and import the capital intensive good. Okay, so here we will complete the assumptions, and next video we will see about the criticisms of the Olin theory, that is a factor endowment theory. So we will complete this video.